बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का मैं शिखा स्वरूप स्वागत करती हूँ। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम जहाँ कृषि जगत से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते हैं। कोरोना काल का ये समय हमारे किसानों के लिए भी बहुत चुनौती भरा है। इसके बावजूद कृषि जगत ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसानों की हर वो मदद करते हैं जिससे उनकी खेती और किसानी और भी बेहतर हो सके। तो चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। समेकित कृषि प्रणाली के विकास के लिए चलाई जाती है योजना। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की आर्थिक तरक्की में है सहयोगी। हिल पर बीज बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। NMSA योजना राज्य के कृषि निदेशालय द्वारा चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाते हैं। इस योजना द्वारा ऐसे किसान जो समेकित कृषि पर अपनाने के योग्य हैं उनका चयन कर उन्हें आवश्यक कृषि उत्पादनों के लिए अनुदान दिया जाता है। किसानों को खेतीबाड़ी के कार्य में आर्थिक समस्याएं भी आती है, जैसे संसाधनों की कमी या समय पर पैसों के अभाव में खेती ना कर पाना इत्यादि। इन समस्याओं से उबारने के लिए सरकार किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देकर बैंकों से लोन मुहैया कराती है। कृषक किसान क्रेडिट कार्ड लेकर इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड को जल्द से जल्द राज्य के सभी किसानों को उपलब्ध कराने की योजना है। फिर भी जिन किसान भाइयों का किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन पा रहा है या नहीं बना है, वो इसे अब बनाने के लिए आवेदन पत्र के साथ फोटो और वंशावली संबंधी प्रमाण पत्र या शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेजों के साथ प्रखंड कृषि विभाग, नजदीकी बैंक या किसान मित्र से संपर्क कर सकते हैं। जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं वे बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल के स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक ये परवल के प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से। बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। जल की समस्या से आज हम सभी जूझ रहे हैं। ये समस्या समय के साथ साथ और बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। खासकर सब्जी उत्पादन किसानों को टपक सिंचाई प्रणाली जैसे संसाधन अपनाने से बहुत लाभ होते हैं। इस प्रणाली में सिंचाई जल की खपत लगभग आधी होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई जल की समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। टपक सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है और अनुदान भी देती है। हील पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य करने में सक्षम है। इस उपकरण का नाम है नवीन डिबलर। यह उपकरण हील पर बीजों की बुआई कार्य को आसान बनाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 3500 हील पर बुआई की जा सकती है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। खुशी की बात है कि पूरे देश के साथ हमारे राज्य में भी कोरोना संक्रमण में कमी आई है। साथ ही लॉकडाउन में भी काफ़ी ढील दी गई है, परंतु हम सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। जैसे मास्क जरूर लगाएं, उचित दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं और ना ही भीड़ लगाएं।
संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें और जो किसान भाई अभी तक टीका नहीं लगाएं वे टीका जल्द लगवा लें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, मौसम के हाल के बारे में, साथ ही कृषि जगत से जुड़ी आपको बहुत ऐसी जानकारियाँ मिली जिससे आपकी मदद हो सके। तो अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम तुरंत आते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है।
तो आज की हमारी जो पहली जानकारी है शिमला मिर्च की वैज्ञानिक खेती और उन्नत प्रभेद। जैसा कि हम सब जानते हैं, शिमला मिर्च सालों भर की खेती की जाती है। हमारे किसान भाई बहन इसकी बहुत अच्छी खेती भी करते हैं। तो वैज्ञानिक तरीके से कैसे खेती करें जिससे अच्छी पैदावार पा सकते हैं और उन्नत प्रभेद का चुनाव कैसे करें, चलिए देखते हैं ये फीचर। सब्जियों में शिमला मिर्च डालने से जिस तरह से खाने का स्वाद बढ़ जाता है, ठीक उसी तरह इसकी खेती से किसानों की आमदनी कई गुना अधिक बढ़ सकती है। जानकार कहते हैं कि किसान भाई शिमला मिर्च की खेती करके लाखों कमा सकते हैं। इसकी खेती के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर वैज्ञानिक तरीके से शिमला मिर्च की खेती की जाए तो 2 से 4 महीने में ही अच्छा खासा लाभ कमाया जा सकता है। अगर अपने झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड की पहचान जो है सब्जी उत्पादन के लिए जानी जाती है। यहाँ की सब्जी का डिमांड जो है पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही लोग इसे पसंद करते हैं। अगर हम शिमला मिर्च की बात करते हैं तो झारखंड की शिमला मिर्च की कुछ बात ही अलग है। तो इसी क्रम में हम आप पहुँचे हैं रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर मधुकर जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि शिमला मिर्च की खेती किस तरीके से की जाए। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जो झारखंड प्रदेश में शिमला मिर्च की खेती का बहुत ही ज़्यादा अभी प्रचलन हो गया है। पहले हमारे शिमला मिर्च की खेती बहुत कम मात्रा में होती थी, लेकिन अभी हमारे रांची के इर्द गिर्द, हजारीबाग के इर्द गिर्द हमारे शिमला मिर्च की खेती बहुत ज़्यादा तरीके से हो रहा है और इसका उपज भी अच्छा हो रहा है। उपज ज़्यादा हो रहा है तो हमारा किसान ज़्यादा फ़ायदे में है। इसलिए किसान भाइयों, आप अच्छे से अच्छे किस्म का प्रयोग करें। समय कब? शिमला मिर्च की खेती जून जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक कर सकते हैं और जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 5 महीना जो है पौधे हम जब लगाते हैं तो हमारा उपज बहुत अच्छा देता है और इसमें कीट प्रकोप का जो होता है वो कम होता है और लागत हमें कम लगता है और उपज हमें ज़्यादा होता है, क्योंकि इस समय बरसात भी रहता है, पानी की बहुतायत रहती है, पानी हमें कम देना पड़ता है और खरपतवार जो है वो होता है, लेकिन खरपतवार नाशी का हम प्रयोग करके इसको हम अच्छी तरह से बचा सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती के लिए चिकनी दोमट मिट्टी जिसमें कि जल निकासी का अच्छा प्रबंध हो सबसे अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती नम्र आर्द्र जलवायु में अच्छी होती है क्योंकि यहाँ तापमान अच्छा रहता है। जहाँ तक बात उन्नत किस्मों की है तो अर्का गौरव, अर्का मोहिनी, कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, ऐश्वर्या, अलंकार, हरी रानी, पूसा दीप्ति और ग्रीन गोल्ड प्रमुख हैं। शिमला मिर्च की खेती जो है अगर जैविक विधि के द्वारा हम करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जैविक फल जो है हमारा नॉर्मल जो हम खेत से जो लेते हैं जिसमें खाद और केमिकल का प्रयोग किए रहते हैं और जैविक विधि के द्वारा करते हैं तो जैविक विधि वाला हमारा फसल जो है वो बहुत जल्दी बिक जाता है और उसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि केमिकल वाला अच्छा होता है, देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम खेत की तैयारी कैसे करें। खेत की तैयारी के लिए ये हमारे झारखंड के सभी तरह के मिट्टी जो है इस सभी मिट्टी में हो सकता है, यानी बलुई मिट्टी में भी, चिकनी मिट्टी में भी, दोमट मिट्टी में भी और कंकड़ीली पथरीली ज़मीन में भी हम शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। और इसका पीएच जो है, मिट्टी का पीएच, वो आप जब भी खेती कर रहे हैं, आप जब किसान भाई आप जब भी आप सब्जी की खेती कर रहे हैं, चाहे किसी भी फसल की खेती आप कर रहे हैं, तो उससे पहले आप मिट्टी की जांच जरूर कराएं। मिट्टी की जांच करा लेने से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हमारे खेत में पोटास की कमी है, यूरिया की कमी है या किस तत्व की कमी है, ये हमें मालूम चल जाता है और उसके अनुसार हमें उस खाद को देने की अनुशंसा की जाती है। इस तरह से हमारा खाद की मात्रा जो है उसका बचत होता है और हमें उससे लाभ मिलता है। जानकार कहते हैं कि इसके खेत की तैयारी करते समय खेत में करीब 25 टन गोबर की सड़ी हुई खाद मिला देनी चाहिए। रोपाई के समय नाइट्रोजन,
फास्फोरस और पोटास को सही अनुपात में मिलाकर डालना चाहिए। शिमला मिर्च के बीज को साल में 3 बार बोया जा सकता है। पहले जून से जुलाई, दूसरा अगस्त से सितंबर और तीसरा नवंबर से दिसंबर तक। वहीं बीजों की बुआई क्यारियों में करने से पहले थायरम या बिविस्टिन से उपचारित कर लेना चाहिए। सबसे अच्छी वैरायटी जो है इंदिरा है, जवाहर है, CO1 है, CO2 है। इन सब वैरायटियों का इस्तेमाल करके हम अच्छी आमदनी कर सकते हैं। प्रति हेक्टेयर जो है, प्रति एकड़, ये करीब करीब हमें 12,000 से 13,000 पौधे की ज़रूरत होती है, जो कि 100 से 110 ग्राम के बीज जो है अगर हमारे पास हो तो हम इसका अच्छा खेती कर सकते हैं। अगर हम गाछी की बात करते हैं, अगर किसान जो हैं अगर कतारबद्ध लगाते हैं तो एक गाछी से दूसरे गाछी की दूरी कितनी होनी चाहिए? एक गाछी से दूसरे गाछी की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होना चाहिए, और ये बरसात के समय है तो इसको 60 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। और रो से रो की दूरी जो है करीब करीब 2.5 से 3 फीट की दूरी रखना चाहिए। और मल्चिंग अगर किसान भाई हम कर रहे हैं तो मल्चिंग ज़रूर करें। मल्चिंग करने से हमारा सब्जी में बहुत ही फ़ायदा है। जैसे सबसे पहले तो मल्चिंग करने से हमारा घास नहीं होता है, हमें ड्रिप इरिगेशन देना में आसानी होता है। इरिगेशन में जैसे कि खाद की मात्रा जो होती है वो हमें कम देना पड़ता है, हमें खाद की मात्रा कम हो जाती है। हमारे जैसे किसान जो हैं लेबर की मात्रा कम हो जाती है, और इन सब जब चीज़ की कमी होगी तो स्वाभाविक है कि लागत हमें कम लगेगा और उपज हमें ज़्यादा मिलेगा। शिमला मिर्च के फलों की तुड़ाई पौधे के रोपने के 60 से 70 दिनों के बाद शुरू किया जा सकता है। यह काम लगभग 100 दिन तक चलता रहता है। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा शिमला मिर्च की वैज्ञानिक खेती और उन्नत प्रभेद का चुनाव आप कैसे करें और आप लाभान्वित कैसे हो सकते हैं इसकी अच्छी खेती करके। तो आज की जो हमारी दूसरी जानकारी है टमाटर में लगने वाले कीट रोग एवं प्रबंधन। टमाटर फल और सब्जी दोनों श्रेणियों में आता है। ये स्वादिष्ट के साथ साथ हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो टमाटर की खेती करते हैं, लेकिन टमाटर की खेती में बहुत तरीके के कीट और रोग लगते हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे कैसे बचाया जाए हमारे टमाटर की फसलों को, चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों, आप सभी अपने खेतों में टमाटर की खेती कर रहे होंगे और ऐसे में रोग एवं कीट का प्रबंधन करना बेहद आवश्यक हो जाता है। तो अपने खेतों में आप रोग एवं कीट प्रबंधन किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। कीट एवं रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर PK सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार किसान सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में कौन से कीट व्याधियां हैं, कौन से ऐसे रोग हैं जो टमाटर की फसल में लग जाते हैं? खास करके हमारे जो झारखंड राज्य है, इसमें अभी के समय में टमाटर में कई तरह के कीड़े लगते हैं। जो अगर इसको हम कहें तो पहले तो रस चूसने वाले कीड़े, इसमें माहू होता है और एक सफ़ेद मक्खी होती है, वो मुख्यतः है। और दूसरा जो है, जैसे ही फल बनना शुरू हो जाता है, तो उसमें फली छेदक कीट का प्रकोप होता है, जिससे कि किसान को सीधे रूप से आर्थिक हानि पहुंचाता है। जब फल छेदक कीट जो होते हैं फलों में छेद कर देते हैं, या उसमें अगर उन्होंने थोड़ा सा भी छेद कर दिया तो फल की आकृति भी बर्बाद हो जाती, बेकार हो जाती है, और इससे काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। और मुख्यतः झारखंड राज्य में खास करके टमाटर जो वर्ग की फसलें हैं, जैसे बैगन, टमाटर, मिर्चा, इसमें एक मुरझा रोग लगता है खास करके, जो कि यहाँ की ज़मीन अम्लीय है और उसमें ये लगता है और इससे काफ़ी नुकसान होता है। इसमें किसान भाई देखे होंगे, जैसे फलों में, टमाटर के फसलों में फल फूल निकलने लगता है, उसी समय से फल जो है, पौधे जो हैं सूखने लगते हैं, और इससे आर्थिक रूप से किसानों को काफ़ी हानि होता है। तो अगर हम किसान भाई इसका क्रमबद्ध तरीके से सुचारू रूप से कुछ काम करें ठीक ढंग से, तो बहुत सारे कीट व्याधि से भी बचा जा सकता है और बीमारी से बचा सकता है। खासकर बरसात के समय में तो सबसे मुख्य बात है कि अपने खेतों को साफ रखना है, क्योंकि घास वगैरह बहुत निकलते हैं, तो उसमें बहुबच्छी कीड़े होते हैं, वो आकर के जिंदा रहते हैं और जब टमाटर होता है उसको खा जाते हैं। अब रही रस चूसने वाले कीट की बात, इसमें सफ़ेद मक्खी है, तो सफ़ेद मक्खी 2 तरह से नुकसान पहुंचाता है। एक तो ये पत्तियों से रस चूसता है, और रस चूसने के उपरांत पत्तियां तो सिकुड़ ही जाती है,
और यह जो है एक बीमारी भी फैला देता है, लीफ कर्ल डिजीज जिसको कहते हैं। अगर ये कोई बीमार पौधे से रस चूसा और स्वस्थ पौधे पर गया तो वो बीमारियां फैला देता है। तो इस कीट का भी नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। शुरू की अवस्था में एक कीट लगता है। अगर किसान भाई अगर शुरू से ही अगर खेती करें, जैसे टमाटर लगा रहे हैं तो कुछ नीम निर्मित दवाइयाँ होती है, नीम की खल्ली होती है, करंज की खल्ली होती है, उसका ये प्रयोग करें। उससे करने से क्या होता है कि ये उकटा रोग का भी प्रकोप कम होता है और शुरू में लगने वाले कीट का भी प्रकोप कम होता है। जब किसान भाई देखें कि उनके खेत में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हो गया है और पत्तियां सिकुड़ सी रही है, तो पहले तो वो रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ करके कहीं ज़मीन में गाड़ के उसको नष्ट कर दें। इससे क्या होगा कि उससे बीमारी का प्रसार रुक जाएगा। और एक इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा आती है, उसकी जो है 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। 1 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना है। और बरसात के समय में खास करके, अभी वर्षा हो जाती है तो दवा धुल जाती है, तो कोई भी किसान भाई अगर दवा का छिड़काव करे तो उसमें टिपॉल मिला लें। अगर किसान के पास टिपॉल नहीं है तो अपना वो कोई शैम्पू का, सर्फ, साबुन का, सर्फ का कोई मिला करके भी उसमें उसका छिड़काव कर दें। तो इससे क्या होगा कि रस चूसने वाले कीड़े जितने भी होंगे वो मर जाएंगे। और दूसरी बात, किसान भाई आजकल ऑर्गेनिक की तरफ बहुत ध्यान दिया गया है, खास करके कि अगर हमारे पौधे के ऊपर कीट का अवशेष रहता है कीटनाशकों का, तो उसकी बिक्री नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में किसान भाई नीम से निर्मित दवा का भी प्रकोप कर सकते हैं। और आजकल बाज़ार में नीम से निर्मित दवा 1000 ppm की, 1500 ppm की उपलब्ध है। जैसे उसकी 2 से 3 मिलीलीटर मात्रा को भी 1 लीटर पानी में मिला करके उसको छिड़काव करेंगे तो शुरू के अवस्था में रस चूसने वाले कीड़े सब मर जाते हैं। और किसान भाई ये भी कर सकते हैं, एक आजकल पीला प्रपंच आता है, येलो ट्रैप, उसका क्योंकि उसमें जो होती है सफ़ेद मक्खी आकर्षित होती है, उसको भी किसान में 1 एकड़ में अगर 10 भी लगा दें तो उससे क्या होगा कि रस चूसने वाले कीड़े आकर के उसमें चपक जाएंगे और ये मर जाएंगे और किसान भाई को मालूम भी हो जाएगा किस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी बचाव होगा। क्योंकि कोई भी कीटनाशक का दवा का प्रयोग करते हैं तो कम से कम 4 से 5 सप्ताह तक आप उससे फल ना तोड़ें हैं। जब फल तैयार होने की अवस्था में हो तो कभी भी कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग ना करें और नीम से निर्मित दवा का ही प्रयोग करें। उसी प्रकार एक फल छेदक समूह का कीड़ा लगता है, इसके जो होते हैं लार्वा जो होते हैं वो फलों में छेद कर देते हैं। छेद करने के उपरांत होता है कि बाज़ार में उसकी डिमांड घट जाती है, मांग घट जाती है और किसान भाई को सीधे रूप से नुकसान पहुंचाता है। अगर फली छेदक कीट का प्रकोप हो रहा है तो किसान भाई इसके लिए गंधपास आता है, खास करके आपका, जिसको हम लोग फेरोमोन ट्रैप करते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उससे आपको लगा देने से क्या होगा कि उसके जो नर कीड़े होते हैं उसमें आकर्षित होकर के ट्रैप होकर मर जाते हैं और किसान भाई को ये पता लग जाता है कि कीट का प्रकोप होने वाला है। अगर देखें किसान भाई को कीट का प्रकोप हो रहा है तो नीम से निर्मित दवा का ही प्रयोग करें। खास करके उस समय में फलों को हम खाते हैं, काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। तो किसान भाई आज अपने नीम का चूरा भी उपलब्ध है बाज़ार में, या तो फिर अपने नीम की जो फली है उसको भी चुन करके वो दवा बना ले सकते हैं। उसको जैसे है चूरा ले लिए, अगर आप चूरा नहीं है तो नीम के पौधे से फली को चुन के अगर रखे हैं छाए में तो उसको भी कूट के रख दें और उसकी 1 किलो नीम बीज का जो चूरा है उसको 20 लीटर पानी में मिला कर रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह में छान लें और छानने के उपरांत भी छिड़काव करें। तो इससे क्या होता है, फल छेदक कीड़ा क्या बहुत सारे कीट का प्रकोप मतलब रुक जाता है और फसलों में ये बचाव हो जाता है। और रही बात उसकी बीमारी की, खास करके मुरझा रोग की जो कि बैक्टीरिया से फैलता है, तो उसके लिए किसान भाई को है कि बीज का उपचार करना है। तो यहाँ बीज के लिए जब भी किसान भाई अपने खेत में लगाए हुए हैं टमाटर के बिचड़े होते हैं उसको उखाड़ते हैं तो उसको उखाड़ करके एग्रोमाइसिन एक सोल्यूशन आता है, उसकी जो है 1 ग्राम मात्रा को आप 5 लीटर पानी में मिला लें, 4 से 5 लीटर पानी मिला करके, और उसके बाद उसको जड़ को उसमें डुबो दें और डुबोने के बाद उसे आप 3 घंटा के बाद उसको आप लगाएं। और लगाने से क्या होगा कि उसकी बीमारी जो है बच जाएगी। और जहाँ जिस क्षेत्रों में इस बीमारी का प्रकोप होता है सूखा रोग का, तो वैसे क्षेत्र में किसान भाई फसल चक्र जरूर कम लगाएं, क्योंकि एक ही खेत में अगर टमाटर, बैगन, मिर्चा लगाते हैं, चूँकि एक ही परिवार के आते हैं, अगर उसको लगाएंगे तो उससे उसका बीमारी का जो जीवाणु है वो भूमि में रहता है और रहने के बाद वो काफ़ी नुकसान पहुंचा जाता है। तो आप किसान भाई पहले तो अपने फलों को, बिचड़ों को उपचार करके लगाएं और लगाने के लिए पंक्तिबद्ध लगाएं और थोड़ा दूरी रखें और इससे काफ़ी बचाव हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसान भाई ने लगा दिया और पौधे सूख रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आदमी किसान भाई ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि 1 भाग ब्लीचिंग पाउडर ले लें, उसमें 5 भाग मिट्टी मिला लें और मिट्टी मिलाने के बाद उसको सान लें अच्छी तरह से, और जिसे आटा बनाते हैं, और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके जो पौधे सूखने लग रहे हैं उसके जड़ के पास 2 से 3 गोली उसको आप डाल दें। इससे क्या होगा कि पौधे आपके सूखने
बंद हो जाएंगे और उसके कुछ जीवन बढ़ जाएगी और उससे काफ़ी बचाव भी हो सकता है। तो ये मुख्यतः रहे कीड़े। और आज के दिन में किसान भाई, जो हमारा झारखंड राज्य जो है ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम सब्जियों में प्रयास करें कि कोई से कोई जहरीली दवा का प्रयोग ना करें। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें क्रमबद्ध तरीके से काम करना है। बीज उपचार कर लिए, उसके बाद आपने येलो स्टेप पीला ट्रैप लगाया, गंध पास लगाया और नीम से निर्मित दवा का प्रयोग किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, बरसात के समय में चूँकि खरपतवार वगैरह बहुत होते हैं खेत में, अगर हम खेतों को साफ़ रखेंगे तो पौधों को अच्छा धूप मिलेगा, उसको जड़ों को, उसमें कीट व्याधि पनप नहीं पाएंगे और उससे भी काफ़ी बचाव हो जाएगा। किसान भाइयों, आज के इस अंक में आपने देखा कि टमाटर के फसल में कीट एवं रोग प्रबंधन का ध्यान किस प्रकार से रखें। हमारे विशेषज्ञ द्वारा दी गई जानकारियों का आप लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करें। हमारे दर्शकों के साथ इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कोई जानकारी हो हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी हो तो हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। अगर किसी कारण आपने हमारा कार्यक्रम नहीं देखा तो आप इसे देख सकते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर और ट्विटर पे भी। अब समय हो चला है आप सबसे विदा लेने का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।